देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बाबा नीम करौली कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली के दर्शन किए। तो वहीं सीएम धामी ने कैची धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया और इस दौरान सीएम धामी ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने देर रात तक बजट संवाद की जानकारी लेने के बाद नैनीताल क्लब में सुबह से ही आम जनता की समस्याओं को सुना। इसके पश्चात सड़क मार्ग होते हुए भीमताल विकासखंड के क्षेत्रागत भवाली मंदिर कैची धाम में पहुंचकर उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन किए और साथ ही योग पूजा अर्चना भी उन्होंने की। तो वहीं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी उन्होंने की और इसी बीच धामी ने मंदिर में आए भक्तों से बातचीत भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो किस तरीके से मुस्कुरा के लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही सीएम धामी ने मंदिर के पुजारी से मंदिर परिसर में पानी शौचालय की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली और भक्तों को मंदिर परिसर में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए आवश्यक कार्य करने की बात भी कही है। इस मौके पर कैबिनेट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक सरिता आर्य, जिलाधिकारी धीराज सिंह करबयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट भी मौजूद रहे। तो वहीं भोले के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। आपको बताएं कि अब श्रद्धालु अच्छे से बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे और साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो काफी श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक नहीं कर पाए थे, जबकि इसके बाद 7 से 13 मई तक 7 दिनों तक प्रतिदिन 18,000 से अधिक श्रद्धालु ने दर्शन किए थे। स्थिति यह है कि सिर्फ 8 दिनों में ही बाबा केदार के दर्शनार्थियों का आंकड़ा जो है वो 1.5 लाख के पार हो गया। लेकिन अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम एक दिन में 13,000 श्रद्धालु भेजे जाएंगे। पंजीकरण के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी है और इस व्यवस्था से श्रद्धालु धाम में बाबा केदार के दर्शन अच्छे से कर सकेंगे और साथ ही उन्हें रात्रि प्रवास और अन्य सुविधाओं के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास भी अब किए जा रहे हैं और साथ ही अब केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पंजीकरण के तहत एक दिन में 13,000 श्रद्धालु को ही दर्शन के लिए केदारनाथ अब भेजा जाने वाला है। और इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराने की अपील भी की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बाबा केदार के कपाट 6 माह तक खुल सकते हैं, इसलिए यात्री अपनी सुविधा और समय के हिसाब से पहुंचे, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ पहुंचने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। आपको ये भी बताते चले कि 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। पिछले 8 दिनों में शुरुआती 5 दिनों तक सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या 26 से 28,000 के बीच जो है वो बनी रही। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बजट संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जून महीने में पेश होने वाले बजट को लेकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने आरंभ कर दिए हैं। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान नैनीताल के पर्यटन व्यवसायियों ने मुख्यमंत्रियों को होने वाली परेशानियों से भी अवगत करा दिया, जिसमें नैनीताल में पार्किंग, विकास, पर्यटन योजनाओं की धीमी गति और सड़कों की स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं और सुझाव बताए गए। तो वहीं किसानों ने फल और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आ रही परेशानियों के अलावा किसान फसल बीमा योजना में पेश आ रही दिक्कतों को लेकर भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए स्टेक होल्डर्स प्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट आम आदमी का बजट होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं दशक उत्तराखंड का होगा और इसके तहत इस साल सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लिए पर्यटन, शिक्षा, रोजगार के लिए
अच्छा साल होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी के सुझाव भी सुने और आश्वासन दिया और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सुझाव में जल्द ही जो है सुझाव एक्शन में लिया जाएगा और सीएम धामी ने ये कहा कि इन सुझाव को राज्य के आगामी बजट में शामिल करने की कोशिश भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विकास के लिए सही नीति बनाकर आगे बढ़ने में मदद भी मिल सकती है। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और साथ ही कई दिग्गज भी मौजूद रहे। व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायत के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़े। इससे हमारा राज्य जो है 2025 साल में एक आदर्श राज्य के रूप में बजाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना। और चूँकि अभी हमारे यहाँ ये यात्रा का सीजन चल रहा है, ये यात्रा भी हमारी अच्छी हो, उसके बारे में भी हमने सबसे चर्चा की है, सबसे अनुरोध किया है कि सभी लोग इस यात्रा में भी सहयोग प्रदान करें। तो वहीं अब खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में नालों और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग सहित जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन के साथ अन्य विभाग के सहभागिता से मॉनिटरिंग कर अतिक्रमण को हटाए जाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल हरिद्वार में 7 मार्गों पर शहर के अंदर से अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिनमें से एक मार्ग भेल का भी बताया जा रहा है, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। और ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है वो अब उत्तराखंड की पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो लगातार कर रही है। और वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हरिद्वार के तमाम मार्ग अतिक्रमण मुक्त जो है वो नहीं हो जाता, तब तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। यूपी और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने का काम उत्तराखंड के हरिद्वार में अभी चल रहा है और अब तक 7 मार्गों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डीएम सर के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी को क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि उनकी लैंड पे जो इंक्रोचमेंट है, फर्स्ट स्टेप में उसको पूरा आइडेंटिफाई करना है और देन उसको प्रॉपर रिमूव करना है, जितना भी डिपार्टमेंट्स है। तो उसी क्रम में इनिशियल स्टेज पे जो इंक्रोचमेंट आइडेंटिफाई हुआ है, वो चाहे राजस्व की भूमि पे चाहे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे है, तो उसमें प्रॉपर डिमार्शन करवाया गया था 2 और 3 डेज़ पहले और उनको नोटिस इशू किए गए थे कि आप खुद उसको रिमूव करें। कुछ लोगों के द्वारा उसमें इनिशिएट भी किया गया है, रिमूव किया गया है, बट कुछ लोगों के द्वारा जिनके द्वारा नहीं किया गया उसको आज रिमूव किया जा रहा है। तो ये डीएम सर के द्वारा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव चलाया गया है कि जितना भी पब्लिक यूटिलिटी का जो रोड है और जो प्लेसेस है, तो उनमें से सारा इंक्रोचमेंट रिमूव करना है। कब तक रहेगा सर ये अभियान जारी? नहीं तो सारे डिपार्टमेंट से सूची कलेक्ट किया जा रहा है, जहाँ जहाँ से सूची प्राप्त हो गया है वहाँ ड्राइव स्टार्ट किया गया है और ये क्लियर मैसेज है कि जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको प्रॉपर्ली रिमूव किया जाए। देखिए, चाहे चक्रोड है, चाहे तालाब है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे शमशान घाट है, चाहे अन्य जितना भी जो पब्लिक यूटिलिटी का जो लैंड है और चाहे रोड है, उसमें से सबसे इंक्रोचमेंट रिमूव होगा। ये डीएम सर के द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ड्राइव चलाया गया है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही या किसी प्रकार का नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एक मार्ग ये बीएचएल में था, इसमें चूँकि 7 मार्गों में से हमने कुछ हटा दिया था हरिद्वार शहर के अंदर। आज बीएचएल के जो एक सड़क थी, मेन सड़क, इसमें बहुत दिनों से नाले में समस्या आ रही थी। पानी का जो नाला था वो चोक कर रखा था अतिक्रमण द्वारा। आज उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है और ये अभियान सतत रूप से, जब तक ये पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों से नहीं हटाया जाता, ये सतत रूप से चलता रहेगा। ये सतत रूप से चलता रहेगा। निश्चित रूप से जो है इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है और इस पे जो है जिला प्रशासन द्वारा भी, पुलिस प्रशासन और नगर निगम, उन सबको भी, जो अन्य एजेंसी है पीडब्ल्यूडी के अलावा भी अन्य एजेंसी है, उनको भी मिलकर काम किया जा रहा है ताकि इस तरह का अतिक्रमण होने की संभावना को मिनिमाइज किया जा सके।
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और 3 जून को नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में अब जून माह के पहले हफ्ते से ही सरकार के मंत्रियों की सक्रियता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जून महीने के पहले हफ्ते में भाजपा के दफ्तरों में जनता दरबार भी लगेगा और पार्टी मंत्रियों का रोस्टर भी तैयार करेगी। मंत्रियों के जनता से मिलने के कार्यक्रम प्रदेश पार्टी कार्यालय तक सीमित नहीं रहने वाला है। वे जन शिकायतों की सुनवाई करने जिला और मंडल कार्यालय तक जाएगी। सरकार और संगठन के बीच ये नई कदमताल चंपावत विधानसभा के उपचुनाव के बाद देखने को मिलने वाली है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक पार्टी के प्रदेश, जिला और मंडल कार्यकर्ताओं में सरकार के सभी मंत्रियों के जनता मिलन कार्यक्रम होंगे। पार्टी कार्यकाल में मंत्रियों के कार्यक्रमों का एक रोस्टर भी तैयार होगा। वे प्रदेश पार्टी कार्यालयों के साथ जिला और मंडल कार्यालयों में जाकर जनता की शिकायतों के सुनने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां भी कर ली है और जून महीने के पहले हफ्ते में मंत्रियों के जनता मिलन जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती रात बाग में सो रहे एक चौकीदार की पत्नी और लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। आपको बताएं कि बजरीवाला बैरागी कैंप निवासी राम तीरथ एक बाग का चौकीदार था। वो माली का काम किया करता था। रोजाना की तरह रात में वो बाग में सोया हुआ था और उसी दौरान किसी ने पत्थर और लाठी डंडों से पीट कर चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह बुजुर्ग का शव था वो खून से लथपथ बरामद हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल चौकीदार की किसने हत्या की है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं अब पूरे मामले की जो जांच है वो अभी जारी है। वहीं देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने शनिवार को अपनी संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के सदस्यों के साथ जिला कारागार रोशनाबाद का दौरा किया। उन्होंने जेल में कैदियों के रोजगार से जुड़े कार्यों को भी देखा और इस दौरान किरण बेदी ने शिक्षा का महत्व बताते हुए कैदियों की शिक्षा व्यवस्था का बीड़ा उठाने का जिम्मा लिया और साथ ही कैदियों के स्वरोजगार की दिशा में भी अहम कदम उठाने का उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कैदियों से बातचीत भी की और ये कहा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं इंडिया विजन फाउंडेशन उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य के प्रयासों की किरण बेदी ने सराहना भी की है। आपको बताएं कि देश की पहली महिला आईपीएस होने के साथ ही किरण बेदी तिहाड़ जेल की डीजी भी रही हैं। तिहाड़ जेल में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, जिनके चलते उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी संस्था जो है वो इंडिया विजन फाउंडेशन बंदी कल्याण के लिए काम करती है। कैदियों और बंदियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए किरण बेदी ने कहा कि शिक्षा प्राप्त कर अच्छे नागरिक आप बन सकते हैं। तो वहीं किरण बेदी ने जेल स्टाफ से मुलाकात कर तिहाड़ जेल के अपने अनुभव को भी साझा किया। उनके साथ डीपीएस के प्रधानाचार्य अनुपम जग्गा ने भी बंदियों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। तो वहीं किरण बेदी सिडकूल के उद्योगियों से मुलाकात कर उन्होंने चर्चा भी की कि जेल में मानव संसाधन के रूप में मौजूद कैदियों का उद्योगों में कैसे सदुपयोग किया जा सके। इससे कैदियों के लिए स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर भी अब प्राप्त हो सकेंगे। तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बांट रही हूँ और जहाँ जहाँ सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट्स की एटीट्यूड ये है कि हमें आओ हेल्प करो, आओ मिल के हमें अपना एक्सपीरियंस दो, मैं वो देने को तैयार हूँ। मेरी संस्था और हम और मैं अकेली नहीं हूँ। जहाँ भी मैं जिस शहर में भी जा रही हूँ सब धनी लोगों को और ऐसे जिनकी इच्छा है हेल्प करने की उनको जोड़ रही हूँ। तो खुशी की बात है कि इसका कोई कमी नहीं है। तो हम लोग देखिए, एक सुरक्षित समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब जेल से कोई छूट के जाए वो वापस ना लौट के आए। वो तो ही होगा अगर वो शिक्षित होगा, समझदार होगा और उसकी विचारधारा बदली होगी, उसे योगा सीखा होगा, कुछ पढ़ा लिख के जाएगा, कुछ काम काज सीख के जाएगा, वो क्यों आएगा वापस। सो
हमारा मकसद यही है बस। मैम कुछ निर्णय लिए गए हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड हो या कुछ मीटिंग्स को लेकर? शिक्षा शुरू करने की बाबा रामदेव की से डिस्कस करेंगे। बाबा रामदेव हो सकता है, उन्होंने कहा है कि उनकी टीम मेंबर ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो भी कल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर बंदी तैयार हैं योगा सीखने तो हम तैयार हैं सिखाने के लिए। तो इसका मतलब योगा की कमी नहीं, किताबें की कमी नहीं, सिर्फ टीचर्स की अब ज़रूरत है, ठीक है, और स्टेशनरी की कोई कमी नहीं, क्योंकि 7,000 बच्चे DPS हरिद्वार में पढ़ते हैं। हर बच्चा भी एक कॉपी बुक डोनेट करे, बुक्स डोनेट करे, तो बुक्स की बताओ क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। इधर तो 1,000 है, वहाँ तो 7,000 है, सो कोई कमी नहीं होगी। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं। तिहाड़ जेल की पूर्व DG पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला IPS अधिकारी श्रीमती किरण बेदी जी द्वारा आज जिला कारागार हरिद्वार का भ्रमण किया गया और यहाँ जो कार्य चल रहे हैं उनका अवलोकन किया गया। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है और उनका जो एक NGO भी है, इंडिया विजन फाउंडेशन, उससे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। अब खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने परम शाखाओं में शामिल स्वामी मुक्तानंद को पूरे सम्मान के साथ शनिवार शाम को अंतिम विदाई दी। आपको बताएं कि शुक्रवार रात हृदय गति रुकने से स्वामी मुक्तानंद का निधन हो गया था। स्वामी मुक्तानंद योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के कितने करीब थे, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि संत होने के बावजूद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने स्वामी मुक्तानंद के तमाम अंतिम संस्कार जो थे वो खुद अपने हाथों से किए। कनखल स्थित बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के कृपालु बाग आश्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग जो थे शव यात्रा में शामिल भी हुए और मुख्य बाजार से होती हुई शव यात्रा कनखल स्थित शमशान घाट पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ पतंजलि से जुड़े कर्मचारी और हरिद्वार के कई बड़े संत और महंत अपने प्रिय को अंतिम विदाई देने पहुंचे। रामदेव बाबा ने ही स्वामी मुक्तानंद को मुखाग्नि भी दी और इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भावुक नजर आए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से स्वामी मुक्तानंद जी को अंतिम विदाई दी गई। एक योगी, कर्मयोगी, अकाम, निष्काम, आप्तकाम महापुरुष, जिन्होंने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को, भारतीयता को, सनातन संस्कृति, ऋषि संस्कृति को जिया। और हम लोग गुरुकुल से 1987 से साथ में थे और उनका यहाँ पर जीना यद्यपि गौरवपूर्ण रहा, लेकिन जाना हमको बहुत वेदना दे करके गया है। पतंजलि योगपीठ परिवार की सनातन संस्कृति की एक अपूर्णीय क्षति तो हुई है, लेकिन जो वो हमें राह दिखा करके गए हैं, उन्होंने हमको सदा बड़ा माना, लेकिन हमने उनको अपने अग्रज बड़े भाई के रूप में माना। सदा उनके आशीषों के तले हम आगे बढ़े। आज उनको विदाई देते हुए बहुत अंतर में वेदना है, लेकिन उस महापुरुष के लिए अनंत कृतज्ञता है। उनको भगवान अपने शरणागति और आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां देहरादून में गर्मी से दिन भर बेहाल रहा, जिसके चलते राजधानी दून और आसपास के इलाकों में शनिवार को अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री पर पहुंच गया। गनीमत ये रही कि सूरज के साथ बादलों की लुकाछिपी भी जो थी वो नजर आई, जिससे थोड़ी राहत तो थी ही। हालांकि इसके बावजूद पारा 48.5 डिग्री का तक पहुंच गया, जिससे लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 4 डिग्री अधिक था, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 23.4 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा होने से ज़बरदस्त गर्मी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे भी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के माने तो रविवार को जहां अधिकतम तापमान के 39 डिग्री पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशन और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन 16 मई को पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रहे नम हवाओं के चलते मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। पश्चिमी
विक्षोभ की सक्रियता के चलते 17 और 18 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना है वो थोड़ी कम है। अब खबर उत्तराखंड से है, जहां भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू पर 22 मजदूर फंस गए। सिंचाई विभाग के ये मजदूर अस्थायी रूप से नदी के बीच बने टापू पर जा रहे थे, जो भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एनडीआरएफ को मामले की सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और जो टीमें थी उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मजदूरों को बचाने के लिए टीम ने जान जोखिम में डालकर सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। टीम के सदस्यों ने खुद की जान की परवाह न करते हुए रात के अंधेरे में सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। मजदूरों ने बताया कि यहाँ चल रहे सुरक्षा कार्यों में वो लगातार लगे हुए थे, जो 15 मई को यहाँ से जाने वाले थे। इसके लिए अपना सामान भी बेच चुके थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां वो फंस गए। गनीमत ये रही कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सभी मजदूरों को टापू से बाहर निकाल लिया और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। वहीं वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी घूमने आ रहे हैं। तो वहीं भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर में लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। जाम को खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को जमकर पसीना भी बहाना पड़ा। तो वहीं फिर से जाम से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी जूझना पड़ रहा है। शहर के गांधी चौक और भगत सिंह चौक पर थोड़ी देर में वाहनों की लंबी कतारें लगने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों की आमद देख पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मसूरी, कैंपटी फॉल और धनौल्टी में वीकेंड पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने पहुंचे, जिससे 80% से ज्यादा होटल जो थे वो फुल हो गए। इसके बाद भी लगातार पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। शहर में सुबह से शाम तक बार ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है। जाम को नियंत्रित करने के लिए अन्य अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है उसके साथ ही पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार, देहरादून समेत अन्य शहरों से मसूरी और कैंपटी आने वाली बसों को किंगरेन में नहीं रोका जाएगा, लेकिन बसों को वापस कैंपटी से विकास नगर से जाना पड़ेगा। तो वहीं पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब थापली अड़ेथ मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो है पूछताछ और जाँच पड़ताल जारी है। तो वहीं हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब हरिद्वार में पिता का श्राद्ध कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। आपको बताएं कि राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो इस हादसे में कार में सवार मां बेटे के साथ ही चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई है। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अब अस्पताल भेज दिया गया है। अब खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां एक युवक टिहरी झील के रेतीले दलदल में जा फंसा। आपको बताएं कि चिन्याडीसौड़ के पास मणि गांव का वो जो युवक है वो रहने वाला था और वो दलदल में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की तरफ से रेस्क्यू अब किया जा रहा है। तो वहीं सीएम कार्यालय को इस संबंध में सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल एसडीआरएफ की तरफ से दलदल में फंसे शख्स को बचाने का अब पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात निजी कैंप में जन्मदिन की पार्टी में दो पक्षों में विवाद हो गया। आपको बताएं कि एक निजी कैंप में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान शिवालिक और एकलव्य कैंप संचालन के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक कैंप के 4 कर्मचारी ने दूसरे कैंप में घुस आए और साथ ही एक पक्ष के 4 लोगों ने कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। वहीं रामनगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएंगे पुलिस ने मोबाइल पर फर्जी ऐप बनाकर लाखों की ठगी करने का खुलासा करते हुए एक आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ठगी का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि मोहल्ला गुल्लरघट्टी निवासी ने पुलिस को तहरीर में ये बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने मोबाइल में फेसबुक पर फर्जी ऐप बनाकर करीब 17 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो वहीं मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जबकि उसके 2 साथी अभी फरार नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ अभी जारी है। वहीं चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो वहीं चारधाम को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की अहम भूमिका भी नजर आ रही है। प्रत्येक दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की 25 से 30 बसें सवारियों को लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रवाना हो रही है। जिन यात्रियों को स्टेशन की बसों के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं वो अपनी यात्रा करने के लिए रोडवेज बसों का रुख कर रहे हैं। आपको बताएं कि परिवहन निगम की बस सेवा ऋषिकेश से बद्रीनाथ 8 घंटे और केदारनाथ का सफर 11 घंटों में तय कर रही है। तो वहीं रोडवेज बसों को चलने से तीर्थयात्रियों को चारधाम की यात्रा करने में सुविधा भी मिल रही है। सर अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए हुए हैं और इसके में हम मेन काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया है। अब यहाँ से बुकनी 4 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब यार रोडवेज के वहाँ पता करो ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ से मालूम पड़ा हमें तो यहाँ जा रहा है हमें। इनने बोला 1 बजे टिकट बुक होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, तो 2 धाम के लिए जा रहा है हमें। 4 धाम यात्रा के लिए जो परिवहन निगम ने है पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए सभी के लिए गाड़ी अवेलेबल करा दी जाती है। और इस समय तो जैसे केदारनाथ का यात्री काफ़ी निकल रहा है तो केदारनाथ का किराया 400 रुपये है जो हम सोनपुर याग तक भेजते हैं। तो तब बद्रीनाथ भी हम गाड़ी भेज रहे हैं। बद्रीनाथ की जितनी सवारी होती है सब बुक कर लेते हैं फिर भेज देते हैं। उसका किराया 555 रुपये है। हमारी गाड़ी कम से कम 25-30 का एवरेज है डेली का। 25-30 किलो बसें जाती हैं, इतनी ही वापस लौट करके आती हैं। तो रोटेशन में करीब 50-60 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। रुझान तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यात्रियों का। रोडवेज का भी फ़ायदा होगा तो ठीक ही है। नहीं, हरिद्वार से भी गाड़ियां जाती हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ और गंगोत्री चल रही हैं। उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।